प्लीज़ मेरे करीब मत आओ। मेरे साथ कुछ गलत मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मेरी हालत पर तरस खाओ, इस दुनिया में जीने लायक नहीं रह जाऊंगी। रोते हुए अंकिता ने सामने खड़े संदीप से गुहार लगाई, लेकिन संदीप की आंखों में इस वक्त बस क्रोध और प्रतिशोध की लहरें उमड़ रही थीं। उसने आगे बढ़कर अंकिता को बालों से पकड़ लिया और उसे ऊपर उठाया था, जो उसके कदमों में गिड़गिड़ा रही थी। अंकिता के आंसू उसके गालों पर बह रहे थे और उसकी हर सांस जैसे रुक सी गई थी। संदीप ने अपनी आवाज़ में कठोरता भरते हुए कहा, संदीप खुराना नाम है मेरा, पूरे शहर में मेरा नाम और रुतबा है। और तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, मेरी ये बेइज्जती मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरे दिल को सुकून तभी मिलेगा जब मैं अपना बदला पूरा लूँगा। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती का, तो इसी खूबसूरती को हासिल करूँगा, तुम्हारा घमंड चकनाचूर करूँगा। निकिता के दिल में गहरी बेचैनी और डर का सैलाब उमड़ रहा था। उसकी आंखों में आक्रोश के साथ एक उम्मीद थी कि शायद उसके आंसू और गुहार उसे बचा लेंगे, लेकिन संदीप ने उसकी परवाह नहीं की और उसे कमरे में पकड़कर अपनी बाहों में कस लिया था और अगले ही पल उसके नाजुक होंठों को अपने होंठों की कैद में जकड़ा था और धीरे धीरे उसके होंठों का रस पान कर रहा था, जबकि अंकिता उसकी पकड़ में बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ा रही थी। अंकिता की आत्मा और स्वाभिमान जाग उठा और उसने अपने लंबे नाखूनों से संदीप के चेहरे पर खरोंच डाल दी। इस अचानक हमले पर संदीप एक पल के लिए पीछे हट गया। उसके चेहरे पर चोट के निशान और कुछ खून के कतरे उभर आए। तुम पागल हो गई हो क्या? एकदम जंगली बिल्ली हो, नॉनसेंस! उसने गुस्से से चिल्लाया। उधर अंकिता डर से कांप रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में साहस का दिया जल उठा था। उसने कांपते हुए कहा, मेरे करीब मत आना संदीप, मेरे करीब आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। अंकिता की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी थी। संदीप उसकी बात पर हंसते हुए बोला, ये नाटक किसी और के सामने करना। तुम जैसी नाजुक लड़की जो इस वक्त मेरे कैद में है, मेरी जान लेगी? वेरी फनी जॉक। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी और अंकिता की आंखों में आंसू भर आए थे। नहीं संदीप, मैं तुम्हारी जान नहीं, लेकिन अपनी जान तो दे सकती हूँ ना। अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, लेकिन अपनी इज्जत पर आँच नहीं आने दूँगी। उसकी आवाज़ में एक दृढ़ता थी और आंसू उसके गालों पर लुढ़कते हुए बहने लगे। उसने उन्हें साफ करने की कोशिश की, लेकिन संदीप पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने सख्त लहजे में कहा, अपनी जान देना चाहती हो? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जान मेरे लिए इतनी कीमती नहीं है। संदीप ने ठंडे स्वर में कहा, अभी तो मैं वही करूँगा जिसके लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। उसके बाद चाहे जो करना हो कर लेना, लेकिन आज तुम्हें एहसास होगा कि संदीप खुराना को थप्पड़ मारने का अंजाम क्या होता है। इतना कहकर उसने अपनी शर्ट उतारकर एक और फेंकी और दोबारा से अंकिता को अपनी बाहों में जकड़ लिया और अगले ही पल उसने अपने दहकते होंठ अंकिता की गर्दन पर रख दिए थे और अंकिता ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन पर किसी ने अंगारे रख दिए हों। उसने अपने आत्मसम्मान और इज्जत को हमेशा संभाल कर रखा था, लेकिन आज उसे लगा जैसे सब कुछ बिखरने वाला था। उसका दिमाग सुन्न हो गया, हाथ पैर कमज़ोर होने लगे और ऐसा महसूस हुआ मानो वो इस दुनिया में ही नहीं हो। अगले ही पल संदीप की बाहों में वो होश खो बैठी। अचानक अंकिता को बेहोश होता देख संदीप चौंक गया। उसने उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए कहा, होश में आओ, तुम बेहोश नहीं हो सकती, और हल्के से उसके गाल थपथपाए। लेकिन अंकिता को जैसे इस दुनिया का कोई होश नहीं रहा। संदीप ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। उसके मन में क्रोध और नफरत की आग भड़क रही थी और उसके सामने एक नाजुक और मासूम लड़की लेटी थी। वो अंकिता के चेहरे को देखता रहा। अंकिता की खूबसूरती संदीप के मन को बहकाने लगी थी। दूधिया रंगत, चेहरे पर बड़ी बड़ी नुकीली पलकें उसके दिल को धड़का रही थीं। खूबसूरत गुलाबी नाजुक होंठ जिन्हें छूने के लिए संदीप का दिल बेचैन था। वो धीरे से बड़बड़ाया था, तुम्हारे अंदर जो घमंड भरा है उसे तोड़ने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ, और तुम यूँ बेहोश होकर मुझे मेरे इरादों से भटका नहीं सकती। वो अपना चेहरा अंकिता के चेहरे के करीब लाया था, लेकिन चाहकर भी वो अपने लबों से उसे छू ना सका। उसके भीतर कोई अनजानी शक्ति उसे रोक रही थी। वो अंकिता के करीब आकर भी खुद को और कदम बढ़ाने से रोक रहा था। अंत उसने गहरी सांस लेते हुए
अंकिता से कुछ पीछे हुआ था और अपनी शर्ट उठाई, पहन ली। संदीप खुराना खूबसूरत तितलियों का सौदागर ज़रूर है, लेकिन इतना कमज़ोर नहीं कि तुम्हारी बेहोशी का फ़ायदा उठाए। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह होश में रहो, ताकि मेरे साथ बिताए हुए पल हमेशा तुम्हें याद रहें, उसने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। संदीप ने डॉक्टर को बुला लिया, जिसने चेकअप के बाद कहा कि अंकिता बस डर और तनाव के कारण बेहोश हुई थी और जल्द ही होश में आ जाएगी। रात के किसी पहर में अंकिता की आंखें खुली। उसका सिर भारी हो रहा था और पूरा शरीर दुख रहा था। उसे अचानक यादों के टुकड़े साफ साफ नजर आने लगे। वो घबरा गई, अपने चारों ओर नजर दौड़ाई और अपने हाथों से छू छू कर खुद को महसूस किया। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की। उसके मन में डर बैठ गया कि कहीं संदीप ने उसकी इज्जत को ठेस तो नहीं पहुंचाई। उसे वो पल याद आए जब बेहोश होने से पहले वो उसकी बाहों में थी और अपने होंठ उसने अब उसकी गर्दन पर रखे थे। ज़रूर उसके बाद संदीप अपने इरादों में कामयाब हुआ होगा। ज़रूर उसने मेरी इज्जत तार तार की होगी। ये सोचते ही अंकिता फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने माँ बाप का चेहरा याद आने लगा, जिन्होंने उसे स्नेह और भरोसे के साथ पाला था। जब मेरे माँ बाप को पता चलेगा कि मैं अपना सब कुछ गंवा चुकी हूँ तो उन पर क्या बीतेगी। ये सोचते ही उसकी रूह कांप उठी थी और वो दर्द में रोने लगी। वो अपने माता पिता को बताएगी कि उसकी इज्जत पर हमला हुआ है। ये सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। वो खुद को ख़त्म कर लेना चाहती थी। उसे लगा जो हुआ वो उसके लिए सही नहीं था। दरवाजे तक पहुंचकर उसने गेट खोला और सड़क की ओर बढ़ गई। अंधेरे में वो तेज़ रफ्तार गाड़ी के सामने जाकर अपनी जान देने की सोच रही थी, जब अचानक किसी ने उसे ज़ोर से पकड़कर खींच लिया। दोनों सड़क के किनारे गिर पड़े और अंकिता ने चौंक कर देखा कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं, संदीप ही था। उसे होश आने पर वो खुद को अलग करती हुई चिल्लाई, छोड़ो मुझे, मुझे क्यों बचाया, मुझे मरने दो। तुम्हारा तो बदला पूरा हो गया ना। तुमने मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठाया, अपने अंदर के हवस को शांत किया। मैंने तुम्हारे जैसा घटिया इंसान कहीं नहीं देखा। नफरत है मुझे तुमसे। संदीप की आंखों में गहरी कठोरता थी। उसने अंकिता का कंधा थामते हुए कहा, बकवास बंद करो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो किसी की बेहोशी का फ़ायदा उठाए। तुम्हारे साथ जो कुछ भी करूँगा पूरे होश और हवास में करूँगा, समझी। लेकिन ये भी जान लो कि अभी तुम मेरे कैद में हो और इस वक्त तुम्हारी जान मेरी अमानत है। उसने अंकिता का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी तक ले आया। अंकिता के मन में थोड़ी राहत आई कि उसकी इज्जत अभी सुरक्षित है, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि वो अभी भी संदीप के चुंगल से पूरी तरह आज़ाद नहीं हुई। थोड़ी देर बाद संदीप उसे अपने फ्लैट पर ले आया। गुस्से में उसे बेड पर धकेलते हुए वो बोला, मेरा दिल तो चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी हर बात का जवाब दूं, लेकिन फ़िलहाल मैं बहुत थका हुआ हूँ। अभी कुछ भी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, इसलिए खुद को संभालो। लेकिन ये मत भूलना कि कल के लिए खुद को मेरे लिए तैयार रखना। ये कहकर संदीप बाहर निकल गया और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। अंकिता की आंखों में निराशा और घबराहट थी। वो कमरे में इधर उधर टहलने लगी, किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल में गहरा डर समाया हुआ था। उसे अपने परिवार की हालत याद आ रही थी। अंकिता एक बेहद गरीब घराने से संबंध रखती थी। उसके पिता का कुछ महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनकी एक टांग चली गई थी और उनकी नौकरी भी ख़त्म हो गई थी। उसकी माँ कपड़े की फैक्ट्री में काम करके घर चलाने की कोशिश करती थी, पर पिछले 1 महीने से उनकी तबीयत भी ख़राब थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, पर परिवार की आर्थिक तंगी के चलते वो फिर भी काम पर जाती थी। लेकिन कमज़ोरी के कारण वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी और कंपनी के मालिक ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। इस तरह उनकी भी नौकरी चली गई थी। अंकिता अपनी बहनों के मासूम चेहरे और अपने बूढ़े माता पिता की चिंता में डूबी रहती। उसने सोचा कि घर खर्च उठाने के लिए खुद नौकरी करनी होगी। इंटर तक की पढ़ाई करने के बाद उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का विचार किया था। उसने सोचा कि वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने आगे की पढ़ाई जारी रखेगी, लेकिन अब जिम्मेदारी और बड़ी हो गई थी। उसे और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। उसकी एक सहेली ने उसे संदीप के घर में नौकरी दिलाने का सुझाव दिया। संदीप की दादी के लिए एक देखभाल करने वाले की ज़रूरत थी और तनख्वाह भी अच्छी थी, 10,000 रुपये, साथ में खाना पीना मुफ्त। नौकरी का सुनते ही अंकित खुश हो गई थी।
10,000 महीना उसके लिए बहुत है। अंकिता ने ये नौकरी स्वीकार कर ली और पूरी ईमानदारी से संदीप की दादी की देखभाल करने लगी। लेकिन उसकी किस्मत ने उसे कहीं और मोड़ दिया। एक दिन जब वो दादी के कमरे की तरफ जा रही थी, तभी सामने से आते बेखबर संदीप से उसकी जोरदार टक्कर हुई थी। उसके हाथ में चाय का कप था। गरम गरम चाय संदीप के हाथों पर गिर चुकी थी और उसके मुंह से एक जोरदार सिसकारी निकली थी। संदीप अपने कमरे से बाहर निकल रहा है। गलती से अंकिता से बुरी तरह टकरा गया था। गलती पूरी तरह संदीप की थी क्योंकि वह मोबाइल में व्यस्त था और बिना देखे तेजी से चल रहा था। गरम गरम चाय संदीप के हाथों पर गिर गई और वह दर्द से तिलमिला उठा। वहीं अंकिता के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसने कांपते स्वर में कहा, सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको देखा नहीं। जो कुछ हुआ वो गलती से हुआ। संदीप ने अपना हाथ झटकते हुए उसे देखा तो फिर देखता ही रहा। सामने खड़ी लड़की डर के मारे कांप रही थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में डर के साथ ढेर सारी मासूमियत थी। बेदाग सफ़ेद रंगत जिस पर गुलाबी तरासे हुई खूबसूरत होंठ। वो घबराहट से कभी संदीप को देखती तो कभी जल्दी में नज़रें झुका लेती। संदीप के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह हुस्न का सौदाई था। अब तक ना जाने कितनी हसीनाओं के हुस्न को टटोल चुका था। ये कहना गलत नहीं होगा कि खूबसूरती उसकी कमजोरी थी और सामने खड़ी लड़की खूबसूरती की मिसाल थी। संदीप का दिल उसकी खूबसूरती पर आ चुका था। वो उसे लड़की को पाना चाहता था। उसने कहा, इट्स ओके, इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम इस घर में नई हो क्या? पहले तो नहीं देखा मैंने। अंकिता ने जवाब दिया, जी मैं दादी की केयर टेकर हूँ, कुछ ही दिन पहले ही ज्वाइन किया है। संदीप को ये जानकर खुशी हुई, लेकिन उसने अचानक गंभीर होकर कहा, फिलहाल तो मेरे सारे कपड़े तुमने गंदे कर दिए हैं। मेरे कमरे में जाओ और मेरे कपड़े निकाल कर प्रेस करो। जी मैं? पर यह काम मेरा नहीं है, आप किसी और से कह सकते हैं। अंकिता ने धीरे से जवाब दिया। संदीप की आंखों में अचानक गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने कड़े स्वर में कहा, मेरे हुक्म को मानने से इनकार कर रही हो? मत भूलो मेरे कपड़े गंदे तुमने किए हैं और अब तुम ही मेरे कपड़े प्रेस करके मुझे दोगी। डर के मारे तुरंत संदीप के कमरे की ओर बढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने उसके कपड़े निकालकर प्रेस करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद संदीप भी कमरे में दाखिल हुआ। अंकिता अपना काम करने में इतनी मशगूल थी कि उसने अपने गले से दुपट्टा हटा दिया था और वो साइड में गिर चुका था। संदीप की नज़रें अचानक उसकी पीठ पर लहराती चोटी पर टिक गई जो उसकी कमर तक आ रही थी। उसकी गर्दन के पास एक छोटा सा काला तिल था जिसने संदीप का ध्यान खींच लिया। खूबसूरत धमकाती रंगत और सुराहीदार गर्दन के पास वो काला तिल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अगले ही पल संदीप ने खुद पर काबू खो दिया और बेख्याली में उसने अपने होंठ अंकिता की गर्दन पर रख दिए। अचानक इस हरकत से अंकिता हड़बड़ा गई। गरम प्रेस उसके हाथ को छू गई और उसके मुंह से एक हल्की चीख निकल गई। वो तुरंत पलटी और संदीप से दूर हटते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ दूर रहें। मैं आपके कपड़े प्रेस कर रही थी ना। आपकी ज़रूरी मीटिंग है ना, प्लीज़ दूर हटें मुझसे और काम करने दीजिए। संदीप की आंखों में अभी भी एक अजीब सी मदहोशी थी। उसने धीरे से कहा, इतनी भी जल्दी क्या है? तुम्हारे हुस्न के आगे ऐसी हज़ारों मीटिंग्स कुर्बान हैं। अंकिता की आंखों में घबराहट बढ़ती जा रही थी और वो संदीप से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, जबकि अगले ही पल संदीप उसे अपनी बाहों में ले चुका था। तुम्हें देखकर दिल की धड़कनें काबू में नहीं हैं। ये देखो, महसूस करो। ये कहते कहते उसका हाथ अपने सीने पर रख दिया। अंकिता संदीप के इरादों को भांप कर तड़प उठी। उसने घबराहट में कहा, नहीं सर, प्लीज़, आप ऐसा नहीं कर सकते। छोड़िए मुझे, दादी इंतज़ार कर रही होंगी। मुझे उन्हें खाना देना है। संदीप मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, बस आधे घंटे की तो बात है। उसके बाद दादी को खाना भी दे देना और फिर अपने घर भी चली जाना। ये कहते हुए उसने अंकिता की बाहों में लेकर उसके गालों को हल्के से छूना शुरू कर दिया। अंकिता उसकी गिरफ्त से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संदीप ने उसे रोक रखा था। उसी क्षण संदीप की माँ सुष्मिता की आवाज़ आई, अरे अंकिता, कहाँ रह गई हो? मम्मी कब से खाने का इंतज़ार कर रही हैं। संदीप की पकड़ ढीली पड़ी और अंकिता ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए खुद को छुड़ाया और कमरे से तेज़ी से बाहर निकल गई। संदीप ने ठंडी आह भरी और कहा, आज नहीं तो फिर कभी सही, लेकिन तुम्हारे हुस्न का रस तो चखना ही पड़ेगा मेरी जान। इतना कहकर वो अपने कपड़े पहनने लगा। उधर अंकिता का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो दादी को खाना देते हुए भी बहुत डर रही थी। दादी ने उसके चेहरे की घबराहट को भांपते हुए पूछा, क्या बात है अंकिता, आज इतनी घबराई हुई क्यों हो?
सब ठीक तो है ना? अंकिता चाहकर भी संदीप के बारे में दादी को कुछ नहीं बता सकी। उसे अपनी नौकरी जाने का डर था और उसने मन में ठान लिया कि वो दादी के पास रहकर ही खुद को सुरक्षित रखेगी। दादी के पास से हटकर बेवजह घर में इधर उधर नहीं घूमेगी और इसी तरह वो संदीप की नज़रों से बच सकती थी। कई दिन बीत गए और अंकिता को संदीप से सामना नहीं करना पड़ा, जिससे उसे सुकून मिला। उसने संदीप के आने के समय से पहले ही सारे काम निपटा लिए थे और दादी के कमरे में ही रहती थी। दादी से उसे एक अपनापन महसूस होने लगा था और वो भी उसकी सेवा से खुश थी। उधर संदीप बेचैनी से अंकिता को ढूंढ रहा था। जब से उसने अंकिता को देखा था उसका दिल बेचैन था। एक दिन उसने जानबूझकर ऑफिस से जल्दी घर आने का फैसला किया क्योंकि उसे अंकिता की कमी खल रही थी। वो जानता था कि घर में उसकी माँ नहीं है। वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई हुई थी और दादी अपने कमरे में आराम कर रही होंगी। और जब संदीप घर पर आया तो उसकी सोच के अनुसार घर में कोई नहीं था। अंकिता किचन में दादी के लिए सूप बना रही थी। संदीप किचन में बिना बताए चला आया। गर्मी की वजह से अंकिता के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और उसके बाल उसके गालों से चिपके हुए थे। संदीप छोटे छोटे कदम उठाते हुए ठीक अंकिता के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अगले ही पल संदीप ने बेखुदी में उसके गालों से बाल हटाते हुए धीरे से उसके कानों के पीछे कर दिए। ये स्पर्श महसूस कर अंकिता अचानक दूर हट गई और सहमते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ प्लीज़ मुझसे दूर रहा करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। संदीप ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? मैं तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाऊंगा। तुम तो एक नाजुक सा फूल हो और फूलों को बहुत ही प्यार से सहेजा जाता है, उन्हें मसला नहीं जाता। कहते कहते संदीप की आंखों में खुमारी उतरने लगी थी। निकिता ने संयत होकर कहा, प्लीज़ आप दूर रहें। संदीप ने हल्के लहजे में जवाब दिया, ठीक है, दादी को सूप देने के बाद मेरे कमरे में कप कॉफ़ी लेकर आना। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया, जबकि अंकिता असमंजस में खड़ी रह गई। वो नहीं चाहती थी कि संदीप के कमरे में जाए, लेकिन मना भी नहीं कर सकी। उसने सूप तैयार करके दादी को दिया और किचन में आकर संदीप के लिए कॉफ़ी बनाने लगी। कुछ सोचकर अंकिता रीमा को बुला लाई, जो घर का काम काज देखती थी। अंकिता ने रीमा से कहा, ये कॉफ़ी संदीप सर को दे दो। रीमा कॉफ़ी लेकर संदीप के पास गई, लेकिन कुछ ही देर में वो निराश होकर वापस लौटी। उसने कहा, संदीप साहब ने मना कर दिया, कह रहे थे कि जिनसे कॉफ़ी मंगाई थी वही लेकर आए। उन्होंने मुझे डांट भी दिया। दादी ने रीमा की बात सुनते हुए कहा, ये लड़का तो बचपन से ही ऐसा ज़िद्दी है, जो बात उसके मुंह से निकल जाए उसे पूरा करके ही मानता है। अंकिता बेटा, तुम ही जाकर कॉफ़ी दे आओ और फिर अपने घर चली जाना। मेरे पैरों की मालिश आप छोड़ दो, मेरे पैरों में अब काफ़ी सुकून है। अंकिता के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। उसने मन ही मन साहस जुटाया और सोच लिया कि कॉफ़ी देकर जल्द ही वहाँ से लौट आएगी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था जब उसने दादी के कहने पर संदीप के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। उसके हाथ में कॉफ़ी का कप था और हर कदम के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। दरवाजे पर हल्की दस्तक देने पर संदीप की आवाज़ आई, आ जाओ, गेट खुला है। अंकिता ने दरवाज़ा खोला और कमरे में प्रवेश किया। संदीप बिस्तर पर तकिए के सहारे बैठा हुआ था, जैसे उसी के आने की राह दिख रहा हो। उसने जल्दी से कॉफ़ी का कप साइड टेबल पर रखा और पलटने लगी कि अचानक संदीप ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठा दिया और ख़ुद भी उसके करीब होकर बैठ गया। इतनी जल्दी क्या है जानेगी? संदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो बहुत सी बातें करनी है तुमसे। तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागती हो? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुम्हारी खूबसूरती का रस चखना चाहता हूँ। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इतना कहकर उसने अंकिता के करीब आने की कोशिश की। घबराई हुई अंकिता किसी तरह उसकी पकड़ से छूटकर दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन संदीप ने झपटकर दरवाज़ा बंद कर दिया और सामने आकर खड़ा हो गया। संदीप की आंखों में अजीब सी चमक थी, जबकि अंकिता उसे खुद से दूर हटाने के लिए कह रही थी। अगले ही पल उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, तुम्हारी कीमत क्या है बताओ? मैं देख रहा हूँ बहुत नखरे कर रही हो। आज तक जितनी भी लड़कियाँ मेरी ज़िंदगी में आई हैं, या तो खुद चलकर आई हैं या उन्हें पैसों का लालच था। मुझे लगता है तुम्हें भी पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें भी चाहिए, लेकिन कह नहीं पा रही हो। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं एक रात की कीमत देने के लिए तैयार हूँ। संदीप की बात सुनते ही अंकिता के पूरे शरीर में आग सी लग गई। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों एक साथ थे। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था और अगले ही पल उसका हाथ उठा था और संदीप के चेहरे पर अपने निशान छोड़ दिया।
संदीप तो हक्का बक्का खड़ा अंकिता को देख रहा था, कुछ बोल ही नहीं पाया था। उसने संदीप को घूरते हुए कहा, मैं अपनी इज्जत बेचने वाली लड़की नहीं हूँ। अगर रोटी कमाने के लिए मुझे अपनी इज्जत बेचना ही होता तो मैं इस घर में नौकरी नहीं करती, बल्कि कहीं और जाकर पैसे कमा लेती। समझे तुमने बहुत गलत समझा मुझे। मैं तुम्हारे जैसी घटिया सोच रखने वाले इंसान के लिए नहीं हूँ। तुम भले ही पैसों से अमीर हो, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर और इंसानियत ज़मीन से भी नीचे गिरी हुई है। तुम मेरे पाँव की धूल के बराबर भी नहीं हो। संदीप हक्का बक्का रह गया। वो फौरन कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन संदीप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसकी ज़िंदगी में कभी किसी लड़की ने उसे यूं नहीं ठुकराया था। गुस्से से बेकाबू होकर उसने कमरे में रखी चीज़ों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे पर अंकिता के थप्पड़ का निशान देखकर उसने गुस्से में कहा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। तैयार हो जाओ। संदीप खुराना के गुस्से का निशाना बनने के लिए। और अगले ही दिन संदीप ने अंकिता को उठा लिया था और अपने फ्लैट पर लेकर आया था, और अब उसके साथ ज़बरदस्ती करके अपना बदला पूरा करना चाहता था। अंकिता फूट फूट कर रो रही थी। उसके माँ बाप को जब पता चलेगा कि उनकी बेटी गायब हो चुकी है तो उन पर क्या बीतेगी। कुछ भी हो जाए, लेकिन अंकिता ने सोच लिया था कि मैं इस आदमी की हवस का निशाना नहीं बनूंगी, भले ही मुझे खुद की जान लेनी पड़े। लेकिन संदीप भी कम होशियार नहीं था। उसने कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी थी जिससे अंकिता खुद को नुकसान पहुंचा सके। पूरा दिन गुजर चुका था। उसे एक नौकरानी खाना देकर चली गई थी और बाहर से दरवाज़ा भी बंद कर गई थी, और रात के 10 बजे उसके दरवाजे पर आहट हुई थी। उसका दिल उछलकर गले में आया था। दरवाज़ा खोलकर अंदर आने वाला कोई और नहीं बल्कि संदीप ही था। आते ही उसने टाई उतार कर फेंकी थी और अपना नाइट सूट लेकर बाथरूम में घुस गया था। उसने एक नज़र अंकिता पर ज़रूर डाली थी, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घबराहट थी, जबकि अंकिता डरी सहमी बेड पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद ही संदीप बाथरूम से बाहर आया था। आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल संभालते हुए कहने लगा, खुद को जितनी जल्दी तैयार कर लोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। अपनी मर्ज़ी से मेरी बाहों में आओगी तो तकलीफ़ कम होगी, बल्कि मेरी संगत में तुम्हें सुकून ज़्यादा मिलेगा, और अगर मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ी तो तुम्हें परेशानी ज़्यादा होगी, क्योंकि मना करके तुम मेरे जुनून को और भी हवा दोगी, और अगर मैं जुनून में आ गया तो मेरे जुनून को सह नहीं पाओगी। ये कहकर उसने हाथ में पकड़ा हेयर ब्रश दूर उछाला था और छोटे छोटे कदम उठाता बेड की तरफ बढ़ने लगा था। अंकिता डर से बेड के किनारे पर आ टिकी थी। आखिर क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्या तुम्हें मुझ पर ज़रा भी दया नहीं आती? छोड़ दो प्लीज़ मुझे। तुम्हें तुम्हारे टाइप की और भी लड़कियां मिल जाएंगी। सच कहा तुमने। मुझे लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए, क्योंकि तुमने मेरे ईगो को ठेस पहुंचाई है। और मुझे तभी सुकून मिलेगा जब मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, पल पल तुम्हें तड़पाऊंगा। ये कहकर वो धम से बेड पर बैठ चुका था और अंकिता के हाथों को थामकर उन पर अपने होंठ रख दिए थे। वैसे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं तुम इतना डर क्यों रही हो। मैं कोई जानवर नहीं हूँ। बहुत ही प्यार से तुम्हें अपनी बाहों में समेटना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो। इसके बदले मैं तुम्हारी परेशानियाँ ख़त्म कर दूँगा, तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर दूँगा, तुम्हारी माँ का इलाज, सब कुछ, और वो भी बस एक रात के बदले। ये कहकर धीरे धीरे संदीप। आज की कहानी का पहला भाग यहीं तक था। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।